शासकीय शराब दुकानों में सुपरवाइजर और सेल्समैन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को खमारडीह थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थी शिवधन सागर और उसके परिचितों से कुल 4.5 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी पहले मोबाइल पर भर्ती संबंधी संदेश भेजकर संपर्क करते थे और फिर शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी लगाने का झांसा देकर पैसे वसूलते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला कोरबा की शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र भी तैयार कर पीड़ितों को सौंप दिए। जांच में नियुक्ति पत्र फर्जी पाए जाने के बाद पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने ना तो राशि लौटाई और ना ही नौकरी दिलाई। इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर खमारडीह थाने में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4) और 336(3) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में योगेश साहू निवासी बलोदा बाजार वर्तमान रायपुर और दिलीप यादव निवासी बीरगांव रायपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। शिवधन सागर के द्वारा हमें शिकायत की गई थी कि उनसे 2 व्यक्तियों ने, जिनका नाम योगेश साहू एवं दिलीप यादव है, उनके द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे तकरीबन अलग अलग तरीके से 4.5 लाख रुपए लिए गए थे और उन्हें ये कहा गया था कि जो शासकीय दुकान है उसके अंदर वो उन्हें सुपरवाइजर और जो वर्कर हैं उन लोगों का नौकरी लगाएंगे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलने के उपरांत उसकी जांच की गई। आवेदन की जांच के ऊपर से FIR दर्ज करने के उपरांत जो दोनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जो भी टेक्निकल साक्ष्य जो हमें प्रार्थी के द्वारा दिए गए हैं उसे भी जब्त कर लिया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। हाँ, जितना हमें सुनाई में समझ आ रहा है, इसके पहले भी इन्होंने कुछ लोगों के साथ में और सिमिलर प्रकार और ठगी का काम किया। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में मछली कारोबारी विप्लव मंडल की हत्या और लूट के मामले का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 विधि से संघर्षरत बालकों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार विप्लव मंडल निजी फिश फार्म संचालित करता था और आरोपी पहले उसके यहाँ मजदूरी करते थे। मजदूरी बढ़ाने की मांग और कथित दुर्व्यवहार को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में आरोपियों ने पहले हत्या की योजना बनाई, लेकिन असफल रहे। इसके नगरी बाजार से लौटते समय भेसमुंडा मार्ग पर सुनसान जगह में लकड़ी के डंडों और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मृतक के पास रखी मछली बिक्री की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि कोरिया जिले के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है। हालांकि अब तक इसकी गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने के कारण व्यापक बारिश नहीं हो सकी। 1 जुलाई से मानसून की और सक्रिय होने के संकेत हैं। बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बारिश की बात करें तो जशपुर जिले के सन्ना में सबसे अधिक 50 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मॉनसून जो है प्रदेश में 22 जून को एंट्री कर चुकी है और 23 तक मध्य छत्तीसगढ़ में इसका एंट्री हुआ है। एंड आज का स्थिति में देखा पूरा प्रदेश जो है साउथ वेस्ट मॉनसून कवर कर चुकी है, लेकिन सामान्य से काफी कम रहा है। लास्ट डेफिशिट में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है। आज का स्थिति में देखा है तो लगभग -62% डेफिशिट में चल रहे हैं और ऐसा वाला थोड़ा कल से लेके मतलब 1 जुलाई से लेके आगामी 3-4 दिन तक थोड़ा मानसून सक्रिय होने की संभावना है और अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की भी संभावना है। अभी देखा है तो पिछले 24 घंटा में बलरामपुर में, कांकेर में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हुआ है और ऐसा वाला भारी वर्षा का स्थिति जो है सिर्फ 1-2 स्थानों पर आगामी 7 दिन तक रहने की चांसेस है। और कल जो है मुख्य रूप से पश्चिमी इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में और सरगुजा संभाग के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज्यादा बारिश होने की चांस है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट पर भारी से लेके अति भारी वर्षा भी मतलब लगभग 100 mm से लेके 120 mm के बीच में होने की चांसेस है।
रायपुर में वर्षा के बारे में बात करें तो कल से लेके 3 दिन लगभग पूरा प्रदेश में ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में वर्षा गिरने की चांस है, लेकिन इस साल डेफिनेटली जो क्लासिक मानसून का जो कंटिन्यूअस वर्षा जो है वो थोड़ा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन कल से 2-3 दिन ये कंटिन्यूअस रहने की संभावना है। पहले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक पूर्वानुमान जारी की गई है कि इस साल जो है कंडीशंस, ग्लोबल पैरामीटर्स इतना फेवरेबल नहीं है हमारा साउथ वेस्ट मानसून के लिए, जिसकी वजह से इस साल साउथ वेस्ट मानसून का रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज से लगभग 90% होने की चांसेस है, मतलब थोड़ा बिलो नॉर्मल होने की संभावना है। और एलिनो जो है जैसा बताया कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है और जैसा ही मानसून प्रोग्रेस होगा उस टाइम तक और भी स्ट्रेंथन होने के चांसेस है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले नहीं होने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तबादला नीति को पारदर्शी तरीके से लागू नहीं कर रही है। बेज ने कहा कि पति पत्नी प्रकरण और अन्य विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के मामलों पर सरकार को प्राथमिकता से निर्णय लेना चाहिए। उनका आरोप है कि फिलहाल नीचे से लेकर ऊपर तक तबादलों का हिसाब किताब चल रहा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तबादलों के लिए रेट फिक्स किए जा रहे हैं। बैज ने दावा किया कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक तबादले नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पोस्टिंग के लिए पैसे की मांग की जा रही है। किसी भी सरकार में कर्मचारी लंबे समय से एक जगह जमे रहते हैं और कोई पति पत्नी प्रकरण, कोई पारिवारिक प्रकरण या फिर परिस्थितियां अनुसार सरकार को इस समय में स्थानांतरण करने का रहता है। लेकिन अब सरकार को चाहिए कमीशन माल, तो उसका हिसाब किताब चल रहा है। रेट फिक्स हुआ नहीं है अभी। जब पूरे ट्रांसफर का रेट फिक्स होगा नीचे से लेके ऊपर तक, तो उसके बाद ट्रांसफर करने का फिर निर्णय सरकार लेगी। पहले रेट फिक्स करेगी। आपको तो पता है ना, इस सरकार में बोरियों में नारियल भरकर आता है कि नारियल चढ़ाना है। नारियल समझ गए ना, अब बोरा बोरा नारियल चढ़ाना है, फलाने ऑफिस में उस दिन जमा करना है। ये कोड वर्ड है। बोरा बोरा नारियल मतलब बोरा बोरा पैसा चंदा करके दो सरकार को, तब प्रमोशन होगा, तब आपको पोस्टिंग होगा। इसलिए अभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार रेट फिक्स कर रही है। रेट फिक्स करने के बाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने धर्मांतरण कानून को लेकर राज्य सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है और राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर रही है। दीपक बेज ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनता के बीच जाने के लिए विकास और जनकल्याण के मुद्दे नहीं है, इसलिए वे जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। बेज ने यह भी कहा कि मंदिरों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामलों पर भाजपा नेताओं की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, जबकि धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार राजनीतिक रूप से उठाया जाता है। विधानसभा में पारित हो गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर सरकार नियम क्यों नहीं बना रही? उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किए? सिर्फ वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्मांतरण चिल्लाते रहो और वोट की राजनीति करते रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना है नहीं जो योजना को लेकर गांव तक जाए। जाति और धर्म पे राजनीति कर लो। अब तो राम मंदिर में चोरी हो गया, चंदा चोरी। अब उसमें तो एक मुंह से नहीं निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मतलब दुर्भाग्य इस देश में कि बोल रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में पूरा देश है। मतलब भगवान तक का नहीं बख्श रहे हैं। राम मंदिर जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है और सुरक्षा कर्मी 24 घंटे तैनात हैं,
और भारतीय जनता पार्टी अपने पसंदीदा और चहेते लोगों को ही वहां पे बना दिया, नियुक्त कर दिया वहां पे देखरेख के लिए। कौन है चंपत राय? चंपत राय आरएसएस का कार्यकर्ता है। सिर्फ नोट गिनने वाले को वहां एफआईआर कर दिए, गिरफ्तार कर लिए। आखिर मेन सरगना क्यों अभी तक बचे हुए हैं? ये चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सीधा हाथ है।